प्यारे बच्चों, हमने अपने लेक्चर फर्स्ट में वैद्युत आवेश को डिटेल में समझाया था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को हम कैसे समझेंगे? हमारे पास एक आवेश है, ये बिंदु आवेश है, इसे कहते हैं स्रोत आवेश। इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसमें अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये आवेश जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, इसे स्रोत आवेश कहते हैं, स्रोत आवेश। और जो आवेश रखा जाता है अनुभव करने के लिए, इसे कहते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। किसी एकांक बिंदु आवेश पर स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लगने वाले बल को उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैसे? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। मतलब ये हमारा आवेश स्रोत आवेश Q है और परीक्षण आवेश Q नॉट है। किसी एकांक आवेश पर किसी स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलम। कैसी राशि है? सदिश राशि है। वही दिशा होती है जो घनात्मक आवेश की दिशा होती है। अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कैसे गणना करेंगे इसकी? ये एक बिंदु आवेश है क्यों? इससे r दूरी पर परीक्षण आवेश है इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर, राइट। इनके बीच की दूरी कितनी है? r है। ये O और ये P है। तो इनके बीच बल कितना कार्य करेगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, इतना बल कार्य करेगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन क्यू नॉट। तो वैल्यू जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट r स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। अगर कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए जिसका परावैद्युत नियतांक K है, हमने दोनों आवेशों के बीच में क्या रखा? माध्यम रखा जिसका परावैद्युत नियतांक K है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम में कितनी हो जाएगी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन r स्क्वायर। अगर इसे सदिश रूप में लिखना होगा तो सदिश रूप में कैसे आएगा? वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर r कैप। तो ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अब जो अध्यारोपण से हम निकालेंगे, अध्यारोपण से कैसे निकलेगा कि एक निकाय है, एक निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं। उन आवेशों के कारण एक बिंदु पर जो उसकी सबके वैद्युत क्षेत्र के भीतर आ रहा है, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना करनी है। अध्यारोपण मतलब ये हमारा एक बिंदु O है, एक निकाय बना हुआ है Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेशों से मिलकर, जिनकी O बिंदु से दूरी R1 R2 R3 और Rn क्रमशः है। अब हमें
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु O के पे निकालनी है इन सब आवेशों के कारण। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अगर मैं Q1 के कारण O बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करूंगा, बाकी सब आवेशों को क्या मानूंगा? है ही नहीं, अनुपस्थित मानूंगा। Q2 के कारण निकालूंगा तो बाकी आवेशों को अनुपस्थित मानूंगा। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? क्योंकि यह सदिश राशि है, E1 प्लस E2 डैश 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 प्लस En। राइट। अब E1 की वैल्यू कितनी होगी सदिश रूप में? अभी बताया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप। E2 कितना हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप डैश डैश डैश। En कितना हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। अब जब मान रखेंगे समीकरण 1 में तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप एंड सो ऑन। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n QI RI स्क्वायर RI कैप। मतलब अगर 2 आवेश होंगे तो I इज इक्वल टू 1 से 2 हो जाएगा। अगर ये 5 आवेशों का निकाय है तो I इज इक्वल टू 1 से 5 हो जाएगा। राइट, समझ में आ गया ये? अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक वक्र के रूप में खींची जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर वक्र रूप में खींची जाती है। और सबसे बड़ी बात होती है, हम कहते हैं एकांक परीक्षण आवेश इस वैद्युत बल रेखा के साथ स्वतंत्रता पूर्वक चलता है। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या आएंगे? पहला गुण, ये धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती है। कहां से उत्पन्न होती है? धनात्मक आवेश से। दूसरा, ये ऋणात्मक आवेश पे जाके खत्म हो जाती है। ऋणात्मक आवेश पे क्या होगी? खत्म होगी। तीसरा, इस वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर मैं स्पर्शजा, जिसे टेंजेंट कहते हैं, स्पर्शजा खींचूंगा तो वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ प्रॉपर्टी, 2 वैद्युत बल रेखाएं कभी आपस में काटती नहीं है। अगर ये काटेंगी तो इनके कटान बिंदु पे क्या होंगे? ये कटान बिंदु O है, ये पहली के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये दूसरी के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा। हम जानते हैं किसी एक बिंदु पर 2 वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं नहीं हो सकती, इसलिए 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। 5वीं प्रॉपर्टी, हम कहते हैं समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं। हम यहां पे विपरीत आवेश लेते हैं। पहले एक धनात्मक आवेश लिया, एक ऋणात्मक आवेश लिया। धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? बाहर की ओर निकलती हैं, और ऋणात्मक आवेश के क्या होती हैं? भीतर की ओर आती है। ये गुण है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चली गई, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई। ये किसकी तरह बिहेव कर रही है? एक लचकदार तार, जैसे तार के दूसरे को बांध दे और थोड़ा सा हिला दे तो ऊपर नीचे कंपन करता है, ये लचकदार तार की तरह बिहेव कर रही है। तो ये किसको शो कर रही है? आकर्षण को शो कर रही है। 6th, यहां पे हमारा धनात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं कैसे जाती है? बाहर की ओर जाती है। किसकी ओर जाती है? बाहर की ओर जाती है। तो ये वैद्युत बल रेखाएं आई, ऐसे चली गई, ये आई ऐसे चली गई, ये आई ऐसे चली गई, ये आई ऐसे चली गई। तो यहां पे इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे को ये निरस्त कर रही है। 7वीं प्रॉपर्टी आती है कि ये वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, पर जो विद्युत क्षेत्र ये दर्शाती है वो क्या होता है? रियल होता है।
और तीसरी चीज, वैद्युत बल रेखा एकदम से कटती नहीं है, खत्म नहीं होती है, धीरे 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 जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तब ये कम होती है। इसके बाद हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे, पढ़ते ही रहोगे। ये है क्या? वैद्युत द्विध्रुव ये युग्म है, ये दो चीजों का युग्म है, दो चीजों को जोड़ के बनाया गया है। कैसे? एक प्लस एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश, इनको मिला के बनाया गया है। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। एक ऐसा युग्म जिसमें दो बिंदु आवेश जिनके परिणाम बराबर हैं पर विपरीत प्रकृति की है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या बनाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। क्या बनाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है बच्चों, P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे? एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच दूरी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। तो इसकी दिशा क्या होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। इसका मात्रक क्या है? कूलाम मीटर। कूलाम मीटर है इसका मात्रक। अब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे अक्षीय स्थिति पे और निरक्षीय स्थिति पे। किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला पॉइंट कौन सा ले रहे हैं हम? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में इसे एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं इंग्लिश में, एक्सियल पोजीशन। ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये ए ये बी, इसका केंद्र बिंदु O है। अगर हम इसी की अक्ष पे चलें, क्या चलें? इसी की अक्ष पे चलें, एक बिंदु P लें जो केंद्र बिंदु से कितनी दूरी पे है? R दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से R दूरी पर स्थित P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ये लंबाई कितनी होगी? L। ये वाली लंबाई कितनी होगी? L। अब मुझे अगर AP दूरी की गणना करनी है, AP, तो AP का मान क्या हो जाएगा? AP। OP में से अगर OA माइनस कर दूं, पूरे OP में से OA माइनस कर दूं, मुझे क्या मिल जाएगा? AP मिल जाएगा। OP माइनस OA इज इक्वल टू R माइनस BP। BP कैसे मिलेगा? मैं OP में OB जोड़ दूं, OP प्लस OB, ये क्या हो जाएगा? R प्लस L हो जाएगा। राइट? अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इस प्लस आवेश के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है, अभी हमने बताया धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं और ऋणात्मक आवेश के कारण क्या होती है? भीतर की ओर होती है। राइट? तो अब क्या करेंगे? ए बिंदु जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। अब B बिंदु के कारण क्या होगा? EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। अब यहां पे देखो किसका मान अधिक है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q। इसमें R माइनस L स्क्वायर से भाग हो रहा है, इसमें R प्लस L स्क्वायर से भाग हो रहा है। ये बड़ी राशि है तो इसका मान छोटा हो गया, ये छोटी राशि है तो इसका मान बड़ा हो गया। यहां क्या है? ए का मान क्या है? EB से ज्यादा है। तो
कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ए माइनस ई बी। ए का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। साहब क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ठीक है। 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब मैं एलसीएम क्या लूंगा? देखो ई क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, मेरा एलसीएम होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब अभी मैं कंबाइन ले रहा हूं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो मुझे यहां क्या मिलेगा? आर माइनस एल से आर माइनस एल कट जाएगा, तो यहां पे क्या आ गया? आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया? क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ऐसे मैं जब खोलूंगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लो, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया? Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे कैसे लिखूंगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 2 बाहर ले लिया, Q इंटू 2L, आर बाहर ले लिया अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई का मान कितना हो गया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जहां P का मान कितना है? Q इंटू 2L। अब अगर R का मान L से बहुत ज्यादा है तो मैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को क्या लिखूंगा? आर स्क्वायर लिखूंगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट अक्षीय स्थिति में, ठीक है। 2PR अपॉन आर की पावर 4 कट जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर की पावर 3 आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ठीक, अब हम जो जिसकी गणना करने जा रहे हैं इसकी क्या है? निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति है? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? हम जिसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसमें जो चुंबकीय वैद्युत आघूर्ण की, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत कौन सी स्थिति है? ये निरक्षीय स्थिति। इसे इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस Q और ये माइनस Q, ये A है और ये B। इसके केंद्र से R दूरी पर, लंबवत दूरी, कौन सी दूरी? लंबवत, पहले मैं अक्ष के अलोंग ली थी। R दूरी, लंबवत दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। त्रिभुज बना लिया, ये लंबाई L होगी, ये वाली लंबाई L होगी। अब इधर देखो, ये दूरी कितनी आएगी? पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। त्रिभुज AOP में AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। तो AP स्क्वायर क्या आ गया? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू √ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये वाला कोण थीटा है, ये हमारी भुजाएं बराबर आ गई दोनों, ये √ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ गई, ये वाली भुजा भी √ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ गई। ये कोण थीटा है, भुजाएं आमने सामने की बराबर है तो ये भी थीटा होगा। तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा इसी त्रिभुज में? देखो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे विकर्ण, OA अपॉन AP, L अपॉन √ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसे यूं लिख सकते हैं L अपॉन R स्क्वायर प्लस, यहां पे लिखेंगे इसे
cos थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। अब हम आते हैं, ये हमारा धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं कैसे जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगी। ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश से क्या आएंगी, भीतर की ओर आएंगी। ठीक है साहब। अब ये का मान कितना होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, राइट। इसी तरह EB का मान कितना होगा, EB 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP का स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहां पे संख्या मतलब परिमाण EA और EB के बराबर है। जब EA EB के परिमाण बराबर है, दिशाएं नहीं है, तो इसे हम घटकों में वियोजित करेंगे। ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा, ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब इस दिशा में EA का घटक क्या होगा, EA cos थीटा। यहां पे कौन सा घटक होगा, EA sin थीटा। EB का इस दिशा में कौन सा घटक होगा, EB cos थीटा। इस दिशा में कौन सा घटक होगा, EB sin थीटा। ये EA sin थीटा इस EB sin थीटा को कैंसिल कर देगा, क्योंकि A और EB का परिमाण बराबर है, तो ये दोनों मान बराबर है परंतु विपरीत दिशा में, एक दूसरे के निरस्त कर देंगे। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, E इज इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। EA EB के बराबर है, EA cos थीटा प्लस EA cos थीटा। तो ये E किसके बराबर आ गया, 2EA cos थीटा। मान रखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, cos थीटा का मान L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। तो E का मान कितना हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, और इसका मान हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। तो इसका मान कितना हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2, जहां P का मान क्या है, Q इंटू 2L। P का मान क्या है यहां पे, Q इंटू 2L। अब हमारा केस होता है जब R का मान L से ज्यादा हो। जब R का मान L से ज्यादा होगा तो मैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को क्या लिखूंगा, R स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। ये कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति। 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3। अगर मैं रिलेशन निकालूंगा तो E अक्षीय किसके बराबर आएगा, 2 इंटू E निरक्षीय। तो ये इस कंडीशन में जब R का मान L से बहुत ज्यादा है। अब हम जो टॉपिक करने चाह रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में, मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जिसके हर बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र क्या है, समान है। वैद्युत क्षेत्र, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर लगने वाला बलाघू, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, देखो यहां पे ये वैद्युत बल रेखाएं हैं दिखाई दे रही है, ये एक दूसरे से समान दूरी पे है और समानांतर है। ये कैसा होगा, ये कहलाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र। अंग्रेजी में कहते हैं इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा, ये प्लस क्यू आवेश है,
ए और ये माइनस क्यू आवेश है, ये बी। इस पे जो धनात्मक आवेश होता है उस पे बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तो यहां बल लग गया F इज इक्वल टू क्यू ई, और यहां पे बल लग गया F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, विपरीत दिशा आ गई। तो अगर हम कुल बल की बात करेंगे, कुल बल, तो कुल बल हो जाएगा प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई इज इक्वल टू 0। तो कुल बल तो शून्य है जब एक समान वैद्युत क्षेत्र पर लगा, परंतु ये दो विभिन्न बिंदुओं पे काम कर रहे हैं, ये मिलके क्या बनाएंगे, कपल, बल युग्म। दोनों ये बल मिलके क्या बनाएंगे, बल युग्म। जैसे देखो ये मेरे हाथ है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, दोनों एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये दोनों बल मिलके क्या बनाएंगे, बल युग्म बनाएंगे। ये कितना कोण है, थीटा कोण है। अगर मैं इसको सी पॉइंट लेता हूं तो त्रिभुज ACB में साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे विकर्ण, CA अपॉन AB, CA अपॉन 2L। तो ये लाइन 2L है ना आपकी, राइट। तो CA इज इक्वल टू क्या हो गया, 2L साइन थीटा। अब इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी जो है CA मतलब AC है। ये दो, एक बल ऐसे काम कर रहा है, एक बल ऐसे काम कर रहा, और जो न्यूनतम दूरी है, जो लंबवत दूरी है, वो क्या आ गई, AC आ गई। तो बलयुग्म का किसी, ये दोनों बलों ने बलयुग्म बनाया, बलयुग्म का किसी अक्ष के प्रति आघूर्ण क्या कहलाता है, बलाघूर्ण। अब ये बलाघूर्ण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। टाउ क्या हो जाएगा, बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी। तो बल कितना हुआ, F, दूरी कितनी हुई, CA, QE इंटू 2L। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हुआ, 2L साइन थीटा, राइट। तो Q इंटू 2L E साइन थीटा। Q इंटू 2L का मान हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव को आघूर्ण है, तो ये हो गया P साइन थीटा, जहां P का मान क्या है, Q इंटू 2L है। तो अगर इसे सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो अब किस स्थिति में बल टाउ मतलब बलाघूर्ण अधिकतम होगा, अधिकतम कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है बेटे, 1। तो टाउ अधिकतम कितना होगा, मैक्सिमम जिसे कहेंगे P साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू P। और टाउ शून्य कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो टाउ न्यूनतम क्या हो जाएगा, न्यूनतम P साइन 0 डिग्री मतलब 0। जब कोई वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E एक ही दिशा में होंगे तो बलाघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। और ये लंबवत होंगे तो बलाघूर्ण क्या होगा, अधिकतम होगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको चैप्टर 2 बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है, और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अगर आपने मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आगे ऐसे ही आपको वीडियो सरल भाषा में और सरल रूप से जो डेरिवेशन आएंगे समझाने की कोशिश करता रहूंगा। धन्यवाद।